कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। हम आज इसमें 3 अंक के प्रश्नों को डिस्क्राइब करेंगे। चलिए इनको समझते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। तो चलिए इसका अंतर देख देते हैं। पहला अंतर है प्रत्यावर्ती धारा में, इसका समय के साथ दिशा और परिमाण परिवर्तित होता है। इसका समय के साथ दिशा अपरिवर्तित रहती है, किंतु परिमाण परिवर्तित भी हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है। इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके मापन यंत्र ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, इसके मापन यंत्र चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है और यह अपेक्षाकृत कम खतरनाक होती है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर अपचाई का देख लेंगे। तो यहाँ पर यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है। यह धारा की प्रबलता को बढ़ाता है, यह धारा की प्रबलता को घटाता है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती है, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। इसका परिणमन अनुपात 1 से कम होता है, इसका परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है। इसके बाद हम इसमें अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा में अंतर लिखिए। तो समझते हैं इन तीनों में क्या अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमी चालक द्वारा डाला गया अवरोध प्रतिरोध कहलाता है, और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक या संधारित्र के द्वारा डाला गया अवरोध प्रतिघात कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमी प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र में से किन्हीं 2 या 2 से अधिक द्वारा डाला गया अवरोध प्रतिबाधा कहलाता है। तो फिर से समझ लीजिए, केवल प्रतिरोध क्या कहलाएगा जब ओमी चालक रहेगा। प्रतिघात क्या कहलाएगा जब धारा के साथ या तो संधारित्र जुड़ा हो और या फिर प्रेरक कुंडली जुड़ी हो। और प्रतिबाधा क्या कहलाता है जब धारा के साथ प्रतिरोध भी हो सकता है, प्रतिघात भी हो सकता है, और इनमें और संधारित्र का भी प्रतिघात हो सकता है। कम से कम 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट जब जुड़ते हैं तो उनके प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे R से दर्शाते हैं, इसे X से दर्शाते हैं, इसे Z से दर्शाते हैं। यह धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, यह धारा की आवृत्ति पर निर्भर करता है, यह भी धारा की आवृत्ति पर निर्भर करता है। चौथा प्रश्न अब देख लेते हैं। इसमें AC परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात का व्यंजक ज्ञात करिए। हालांकि ये कम इम्पॉर्टेंट है, ऊपर वाला भी कम इम्पॉर्टेंट था। उसमें प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा में अंतर अच्छे से पढ़ना है, और अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर। चलिए इसको भी देख लेते हैं, लेकिन ये भी इसी चैप्टर का है। तो यहाँ पर यह है कि अब AC परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात का व्यंजक ज्ञात करिए। तो देखिए AC परिपथ ऐसा बनाते हैं, यहाँ AC परिपथ है, इसमें संधारित्र जोड़ दिए हैं, और यह इसका फेजर आरेख है। जो संधारित्र का वोल्टेज होता है वो धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है, या धारा 90 अंश अग्रगामी होती है। इस तरह से यहाँ पर इसका हम चित्र बना सकते हैं। तो अब चित्र के बारे में लिख देना है। माना संधारित्र C को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है, जिसका समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t है। अब यहाँ पर हम किरचॉफ का लूप नियम लगा लिए हैं। तो देख लीजिए, ये ऐसे सूत्र होता है V बराबर V0 sin ओमेगा t। ये सूत्र होता है V बराबर V0 sin ओमेगा t। तो यहाँ V का मान Q/C है। कैसे निकालिए हम लोग जानते हैं, C बराबर होता है Q/V। तो वहीं से आ जाएगा V बराबर Q/C। इस तरह से यहाँ पर V की जगह पर Q/C लिख देंगे। अब इतना लिखने के बाद क्या कर दिए हैं, इस C का इधर पक्षांतर कर दिए हैं, तो Q बराबर CV0 sin ओमेगा t हो गया। अब यहाँ पर d/dt अपने से लिखना है, क्योंकि हमको धारा लाना है। तो ये हो जाएगा dq/dt, और यहाँ भी इसके आगे भी d/dt लिख देंगे, अर्थात t के सापेक्ष इसको हम अवकलन करेंगे। तो अगले स्टेप में ये जो dt आ गया वो धारा के बराबर होता है, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो I बराबर हो जाएगा dq/dt, या dq/dt बराबर हो गया I।
अब यहाँ पर इसका जब हम अवकलन करेंगे तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा का गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सी भी नॉट हमारे पास पहले से था, ओमेगा और आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब कॉस ओमेगा टी को यदि हमको फिर से साइन में बदलना है तो आई नॉट बराबर ये पूरा एक आई नॉट में मान लिए, ये नीतांक है, ओमेगा भी नीतांक है, सी भी नीतांक है, इस कंडीशन में भी नॉट भी नीतांक है, तो एक नया नीतांक मान लिए, वो धारा का नीतांक उसके शिखर मान के बराबर होता है धारा के। अब यहाँ कॉस को यदि हम साइन में बदलेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा होता है, तो यहाँ 90 का मतलब पाई/2 और थीटा का मतलब ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है साइन 90 प्लस थीटा या साइन पाई/2 प्लस थीटा। इस तरह से हम यहाँ लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जो हम माने हैं ये आई नॉट का मान क्या माने थे, ये माने थे ओमेगा सी भी नॉट, तो यहाँ ओमेगा सी भी नॉट निकाल दिए। अब हमको प्रतिघात निकालना है, तो प्रतिघात निकालने के लिए हम यही सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से हम भी बटे आई, इस आई का यहाँ पक्षांतर कर देंगे, तो ये भी बटे आई नॉट, भी नॉट बट अपॉन आई नॉट बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो 1 बटे ओमेगा सी हो जाएगा, और इसे ही हम क्या लिख देते हैं, एक्स सी लिख देते हैं, इसके मान को हम क्या लिखते हैं, एक्स। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो ऊपर का मान आया है इसी को लिख दिए हैं। यहाँ से हम भी और बटे में भी नॉट के बटे में आई नॉट लिख दिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे ओमेगा सी। इस तरह से पक्षांतर कर लेना। भी नॉट बटे आई नॉट क्यों निकाले हैं, क्योंकि आर बराबर जो प्रतिरोध होता है वो होता है वी अपॉन आई होता है। यहाँ पर प्रतिघात भी प्रतिरोध ही होता है, बस संधारित्र के प्रतिरोध को प्रतिघात बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी नॉट अपॉन आई नॉट है उसको लिख देंगे एक्स सी का मतलब हो जाएगा संधारित्र का प्रतिघात, और ये 1 अपॉन ओमेगा सी हो गया। इस तरह से हमको यहाँ पर निकालना है। इसके बाद यहाँ पर यदि हम कलांतर निकालना चाहते हैं तो कलांतर का मतलब हो गया दोनों के कोणों के बीच का अंतर। तो शुरू में साइन के साथ देख लीजिए, यहाँ पर कितना था ओमेगा टी, और यहाँ पर कितना था ये पाई/2 प्लस ओमेगा टी। तो इसी चीज़ को हम घटा देंगे, तो शुरू में ओमेगा टी था, दूसरे में ओमेगा टी माइनस पाई/2 था, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा माइनस, और ये माइनस पाई/2 आ जाएगा। तो वोल्टेज धारा से 90 अंश क्या होता है, पश्चगामी होता है। इस तरह से यहाँ पर निकालना है। इसके बाद हमारा 5वां प्रश्न है, एसी परिपथ में केवल प्रेरक L हो तो प्रतिघात के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो यहाँ पर इस तरह से प्रेरक का जो ये संकेत है कुंडली जैसे ऐसे ऐसे ये बनाना है इसमें, और L जोड़ देना है, यहाँ C जोड़ देना है, और जो प्रेरक का वोल्टेज होता है धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको इसका फेजर आरेख बना देना। फेजर आरेख बनाने के बाद इसके बारे में अब चलिए हम कैसे कैसे इसको निकालेंगे। चित्र के बारे में लिख देंगे कि माना प्रेरक L प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है, जिसका समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। ये समीकरण लिखने के बाद हमको यहाँ देखना है ये V का मान। तो इसके जो वोल्टेज का मान होता है हम उसको ऐसा लिख सकते हैं LdI/dt। ये प्रेरक वाले चैप्टर से हम देखें, यहाँ प्रेरक में बहने वाले वोल्टेज का मान इतना होता है LdI/dt। इस तरह से यहाँ पर इसको याद करना है और ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि हम डी भर बचाएंगे, बाकी का पक्षांतर कर देंगे। तो ये dt का पक्षांतर हो गया तो इसके बगल में ये dt आ गया, और L का पक्षांतर हो गया तो ये बटे में आ गया। इस तरह से करना है। इसके बाद हमको कुल धारा निकालना है, तो इसका समाकलन कर देंगे। तो जब समाकलन करेंगे तो डी का आई हो गया है, V0/L वैसे लिख दिए हैं, केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ये समाकलन का चिन्ह लग गया है, बाकी सारी चीज़ें वैसे उतार देते हैं। अब यहाँ पर जब हम समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आई की जगह आई लिख दिए, V0 की जगह V0 है। अब यहाँ पर जब समाकलन करते हैं तो साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बटे में ओमेगा होगा, तो ओमेगा इधर लिख दिए यहाँ। तो इस तरह से इसका समाकलन हो जाएगा। समाकलन करने के बाद यहाँ पर ये जो आई बराबर है माइनस V0/ओमेगा L हो गया। इसका हम शिखर मान, धारा के शिखर मान के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि ये भी नितांक है, तो ये हो जाएगा I0। बाकी सारी चीज़ें उतार दी हैं। अब यहाँ कॉस को हमको साइन में बदलना है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यही चीज़ लिखा है साइन 90, सब 90 का मतलब पाई/2 हो गया, और कॉस थीटा का मतलब ओमेगा टी हो गया, तो यहाँ ओमेगा टी। यदि साइन 90 माइनस ओमेगा टी को बदलेंगे तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर यदि हम इसको उल्टा लिख दें, ये माइनस है, इस माइनस को यदि हम अंदर जाने देंगे तो ये ओमेगा टी इधर आ जाएगा, पाई/2 इधर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर उल्टा हम कर दिए हैं माइनस हटा करके, तो ये हो जाएगा धारा का समीकरण।
अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो यहाँ हम आई नॉट माने थे, ये वाला, ये इसको माने थे, इसको, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया आई नॉट बराबर भी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और यही इसकी महत्तम धारा हो गई। अब हमको निकालना है तो प्रतिघात, तो प्रतिघात के निकालते समय इसी सूत्र को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब प्रतिघात निकालने के लिए हमेशा भी नॉट अपॉन आई नॉट निकाला जाता है। तो यहाँ पर भी नॉट है हमारे पास, आई नॉट का पक्षांतर इधर कर देंगे, ओमेगा एल का पक्षांतर उधर कर देंगे, तो इस तरह से भी नॉट आई नॉट अपॉन बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल हो जाएगा। अब ये जो भी नॉट अपॉन आई नॉट है वो एक्स एल कहलाता है, माने प्रेरक का प्रतिघात, क्योंकि ये प्रतिरोध का सूत्र होता है और इसके प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं, इसलिए एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल हो गया। अब इसके बाद इसका कलांतर निकालेंगे, तो कलांतर निकालने के लिए हम जो समीकरण दिया है वोल्टेज के साथ वो ओमेगा टी लिखा था, और इसके साथ ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिखा है, इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पर ओमेगा टी कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से तो हम जान सकते हैं कि इसका जो वोल्टेज होता है प्रेरक का वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। चलिए इसका 6वां प्रश्न देख लेते हैं। इस तरह का प्रश्न कभी कभी आ जाता है, इसको देखना है। किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीय कुंडली में फेरों का अनुपात 20:1 है। अगर इसे 200 वोल्ट के वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है तो द्वितीय कुंडली का वोल्टेज क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में द्वितीय कुंडली के फेरों का अनुपात है, मतलब NP/NS बराबर क्या हो जाएगा, 20/1। इसको हम थोड़ा सा उल्टा कर देंगे, क्योंकि फार्मूले में NS ऊपर होता है, तो यही उल्टा करेंगे तो NS ऊपर चला गया, NP नीचे आ गया, तो ये 20 और 1 भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20। अब यहाँ पर 200 वोल्ट का लगाया जा रहा है, तो EP का मान कितना हो गया, 200 वोल्ट। अब हम ये ट्रांसफार्मर का सूत्र होता है ES/EP बराबर NS/NP। इस सूत्र में हम मान रख देंगे इनका। चलिए मान रख के देखते हैं, तो देखिए ES की जगह ES लिख दिया, यहाँ लिखा था EP, तो EP का मान कितना है 200, तो यहाँ लिख दिए 200। फिर यहाँ NS/NP है, तो इसका मान है 1/20, तो 1/20 लिख दिए। अब आगे इसको हल करके देखना है, अब केवल गणित लगाना है। तो यहाँ पर इस 200 का भी इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो 200/10 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट, मतलब वो द्वितीय कॉइल में 10 वोल्ट का जनरेट होगा उसमें। अब इसके बाद हम इसमें 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न है, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जो अपचाई ट्रांसफार्मर है उसमें 11,000 वोल्ट दे रहे हैं, तो EP का मान हो गया 11,000 वोल्ट, और 440 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, तो ES का मान हो गया 440 वोल्ट। अब इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है। फिर से हम वही सूत्र लगाएंगे, ES/EP बराबर NS/NP। इस सूत्र में केवल मान रख देना है, तो यहाँ ES का मान 440 है, तो 440 लिख दिए, EP का मान 11,000 है, तो 11,000 लिख दिए, NS हमको पता ही नहीं है, NP का मान 8,000 है, तो 8,000 लिख दिए। अब इसका 8,000 का इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, तो इस तरह से 8,000 हो जाएगा। अब यदि हम इसको हल करेंगे तो ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 320। इस तरह से यहाँ पर 3 अंक के प्रश्न है, तो इनको ध्यान देना है। थैंक यू।